1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ देती है। उस वक्त के बादशाह थे औरंगजेब। ये उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है क्योंकि उनकी आर्मी बहुत कम थी मुगलों के मुकाबले में। मुगल एम्पायर ने उन्हें बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी। इनके तमाम फैक्ट्रियों को जब्त कर लिया गया, इनके तमाम बड़े ऑफिसर्स को कैद कर लिया गया, हत्ता कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को औरंगजेब के सामने घुटने तक टेकना पड़े। मगर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों बाद उस एक कंपनी ने पूरे के पूरे बड़े सगीर पर कब्जा कर लिया। आज हम जितनी भी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी उन सबसे बड़ी और ताकतवर थी। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? आइए इस कहानी को करीब से देखते हैं। 1606 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग गुजरात में लैंड करते हैं। तब वहां पर मुगलों का राज था और उनकी 40 लाख से ज्यादा आर्मी थी जो कि बहुत ही ताकतवर थी। जहाज के कैप्टन विलियम उतरते हैं और वो आगरा जाते हैं। तब मुगलों का वो कैपिटल हुआ करता था और आगरा जाके तब के बादशाह जहांगीर से मिलते हैं और अपनी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मांगते हैं। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मसाले बनाया करते थे और वो अपनी मसालों की फैक्ट्री वहां पर लगाना चाहते थे, मगर जिसे जहांगीर मना कर देते हैं। साल 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। तब के वहाँ के लोकल राजा ने इन्हें परमिशन दे दी। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाते हैं और बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। मगर ये मछलीपट्टनम तक नहीं रहना चाहते थे, बल्कि ये पूरे बड़े शहर में अपनी फैक्ट्रीज को लगाना चाहते थे। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपने ब्रिटिश किंग जेम्स वन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुगल बादशाह से कहें कि हमें बड़े शहर में फैक्ट्रीज लगाने की इजाज़त दी जाए। इस काम के लिए जेम्स वन सर थॉमस को मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए भेजते हैं। वो बादशाह के लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, जिसे देखकर जहांगीर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनको यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाने की इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं और अगले कई डेकेड्स तक वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज वहाँ लगाते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में रखना चाहती थी। इसके पीछे रीज़न बस ये था कि उनकी ट्रेडिंग आसानी से हो जाए। 1670 में उस वक्त के ब्रिटिश किंग चार्ल्स II ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दे देते हैं कि वो अपनी टेरिटरी एक्वायर कर सकती है, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रख सकती है, पैसों की मेंटेन कर सकती है और किसी भी कंट्री के खिलाफ जंग छेड़ सकती है और यहाँ तक कि अपनी प्राइवेट आर्मी भी रख सकती है। EIC की प्रेजेंस बड़े सगीर में काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बाद इनका नेक्स्ट टारगेट था बंगाल, क्योंकि बंगाल तब बड़े सगीर का ट्रेडिंग हब था और ये साथ टैक्स डिडक्शन भी चाहते थे। तब इस काम के लिए तब के नए बादशाह औरंगजेब के सामने ये अपने सारे मुतालबात रखते हैं, जिसे औरंगजेब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, अभी भी इनको चैन नहीं है। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जो हुसैन चाइल्ड, उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात थी, जिसे मुगल ये जंग आसानी से जीत जाते हैं और जो हुसैन चाइल्ड को मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। अभी ये इसकी हिस्टोरिकल पेंटिंग है जो आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग औरंगजेब से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद औरंगजेब इन्हें माफ़ कर देते हैं और इन पे 1.5 लाख का फाइन लगा देते हैं, जो आज के ज़माने में 1 अरब से ज़्यादा पैसे बनते हैं और इनके तमाम जब्तशुदा फैक्ट्रीज इनको वापस कर दी जाती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग चुपचाप बस अपना काम करते हैं और सही वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब इन्हें बंगाल में फैक्ट्रीज लगाने की इजाज़त दी जाए। ये इनको मौका मिलता है 1707 में, जब औरंगजेब की मौत हो जाती है। इसके बाद मुगल एम्पायर काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि मुगल आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं कि अब नया बादशाह कौन बनेगा। लोकल राजा, लोकल महाराजा अपने अपने रीजन्स को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और वो मुगल एम्पायर से अलग हो जाते हैं। अंदरूनी जंगों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुगल एम्पायर काफ़ी कमज़ोर होने लगती है, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग चुपचाप काम करते हैं, नई फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और ग्रेट ब्रिटेन से लोगों को बुलाते हैं कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का हिस्सा बने। जैसे जैसे नए राजा गद्दी पर आ रहे थे, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हमें किसी तरह बंगाल में टैक्स फ्री किया जाए। फिर 1717 में उस वक्त के बादशाह फरूख सियार एक फरमान जारी करते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इससे मुगल एम्पायर की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मुगलों को टैक्स नहीं देंगे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई बड़े सगीर में।
बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ काफ़ी मजबूत हो गई थी। अब वहाँ पर उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तब के वहाँ के रूलर थे मीर कासिम। पहले तो मीर कासिम अंग्रेज़ों के साथ मिलकर दोस्तों की तरह काम कर रहे थे, मगर बाद में वो ये रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के मकसद कुछ और हैं, और अब वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से अब अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना चाहिए। मीर कासिम ने ये रियलाइज़ किया कि वो अंग्रेज़ों से अकेले जंग नहीं जीत सकते, तो उन्होंने इस काम के लिए अवैध के नवाब सिराजुद्दौला के पास गए और तब के मुगल बादशाह शाह आलम के पास गए। इन तीनों ने मिलकर अलायंस बनाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ 1764 में जंग छेड़ दी, द बैटल ऑफ बॉक्सार। ये लड़ाई ब्रिटिश ने जीत ली। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव कमांडर इन चीफ बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं और ऑफिशियली वहाँ के रूलर बन जाते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज थे पैसे कमाने के। ट्रेडिंग का काम तो इनका ऑलरेडी चल रहा था, मगर अब बंगाल का टैक्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ रहा था। इससे उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इनका बंगाल के बाद नेक्स्ट टारगेट था पूरे का पूरा बरे सगीर। जो रीजन्स अभी ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे, ये वहाँ पर अपने रेजिडेंट्स को अपॉइंट करते। ये रेजिडेंट्स वहाँ के लोकल राजा महाराजा से फ्रेंडली होने की कोशिश करते और वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करते। जो राजा महाराजा इनके रेजिडेंट्स के साथ फ्रेंडली नहीं होते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको प्रेशराइज करती थी कि वो उनके साथ सब्सिडरी अलायंस में चले जाएं। इस अलायंस के मुताबिक कोई भी लोकल वहाँ पर अपनी आर्मी नहीं रख सकते, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बिहाफ पर लड़ाई करेगी और वहाँ के लोकल राजा महाराजा उनको पे करेंगे। ऐसे तो उनका फ़ायदा ही था क्योंकि उनके पैसे बच रहे थे। अगर वहाँ के लोकल राजा महाराजा किसी वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को पे नहीं कर पाते, तो इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे थोड़ी टेरिटरी एक्वायर कर लेती। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चलता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ ये वादा भी किया था कि वो उनके लोकल पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर ये तो बस एक नाम का वादा था। आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा टेरिटरी को एक्वायर करना शुरू कर दिया। 1798 में हैदराबाद पहली स्टेट थी इनके साथ सब्सिडरी अलायंस में जाने वाली। अगर कोई स्टेट इनको मना करती तो ये उनके खिलाफ डायरेक्ट जंग छेड़ देते और उनके पूरे के पूरे स्टेट पर कब्जा कर लेते। आहिस्ता आहिस्ता ये बरे सगीर में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। इन्होंने 2/3 बरे सगीर पर कब्जा कर लिया और 78% आबादी इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई। अगर किसी राजा महाराजा की औलाद नहीं होती, अगर वो मर जाता, तो डायरेक्टली उनकी पूरी की पूरी स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाती। इसी डॉक्ट्राइन की वजह से बहुत ज़्यादा इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए। 1848 में सितारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और 1856 में अवध इसी तरह इनके कंट्रोल में आ गए थे। अर्ली 80s में बस 2 बड़ी ताकतें बच गई थी, मराठा एम्पायर और मैसूर किंगडम। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको भी हराकर पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जंग होती है, जिसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जिसकी बात आपने कई बार सुनी होगी, जिस पर इंडिया की एक मूवी भी आई थी, मंगल पांडे। ये जंग इंडिया पूरे तरीके से हार जाता है। 1858 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज कर दिया जाता है। सारी टेरिटरीज, आर्मी और जितनी भी दौलत थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। 1874 में फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। 1857 के बाद मुगल एम्पायर का भी खात्मा हो जाता है और उनके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया जाता है और उनके तमाम सक्सेसर को कत्ल कर दिया जाता है। ये थी दिलचस्प कहानी इस दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।